नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कांग्रेस की जब सरकारें बनती हैं, जब बन जाती हैं, उसके बाद कई बार पता चलता है कि उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे लोग बेहद इंपॉर्टेंट जगहों पर पहुंच गए हैं जो हो भले कांग्रेस में, बात भले कांग्रेस की करते हो, लेकिन जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो पूरी तरह से आरएसएस के करीब नजर आती है। और मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला ये भी है कि पूरे देश में जिस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है, जिस तरह से देश पूरा सांप्रदायिक हुआ है, हिंदू मुसलमान की नफरत फैली है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अमरोहा की बात है। यूपी के अमरोहा में एक हिल्टन करके कॉन्वेंट स्कूल है, हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल। वहां का किस्सा यह है कि वहां के प्रिंसिपल साहब ने एक बच्चे को स्कूल से निकाल दिया क्योंकि वो बच्चा लंच में बिरयानी लेके या नॉनवेज लेकर आया हुआ था। जब मां शिकायत करने पहुंची तो कहा कि तुम्हारा बच्चा पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, मस्जिद तोड़ने वाला वगैरह वगैरह। उसकी वीडियो वायरल हुई, लोगों ने वहां पर जाकर मुखालिफत की, लोगों ने वहां पर जाकर नारेबाजी की, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप सोच के देखिए, शिक्षा का मंदिर जहां पे पढ़ने लिखने के लिए आप अपने बच्चे को भेजते हैं, वहां पर एक बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल मतलब क्या है? क्रिश्चियन स्कूल है। अब जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं या क्रिश्चियन कल्चर्स है, इन्हीं के बच्चे कल को बाहर पढ़ने जाएंगे, वहां तो कॉलेज के अंदर बीफ भी मिलेगा, वहां कॉलेज के अंदर मटन भी मिलेगा, हो सकता है पोर्क भी मिले, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके स्कूल के नाम में लगा हुआ है क्रिश्चियन कॉलेज। लेकिन अगर कोई बच्चा लेकर नॉनवेज आ गया लंच में, 5-6 साल का, मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी है कि बच्चा नॉनवेज लेकर ना आए, स्कूल में नॉनवेज ना आए, चलिए मैंने मान लिया कि आपकी पॉलिसी है, तो भी आपकी जिम्मेदारी यह बनती थी कि उसके मां बाप को बुलाकर समझाते। बच्चा खुद तो लंच लेके आता नहीं है, रास्ते में तो उसने लंच पैक कराया नहीं होगा, उसके माँ बाप को बुला के समझा देते कि भाई हमारे स्कूल का नियम है, हमारे स्कूल में आप नॉनवेज लेके नहीं आ सकते हो। अगले दिन से उनकी माँ जो थी वो नॉनवेज नहीं भेजती। लेकिन यहां कंडीशन यह है कि 4-5 साल के छोटे से बच्चे के सामने आप आतंकवादी और क्या क्या, मस्जिद तोड़ना, ये सारे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं मुसलमानों के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पंचर बनाने वाला कह के मजाक उड़ाते हैं। वैसे मैं बता दूं कि इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में जो शामिल हैं वो शाहरुख खान भी हैं, जो एक मुस्लिम के ही बच्चे हैं। खैर, वैसे तो आप कहेंगे मुसलमान पढ़ते लिखते नहीं हैं, पिछड़े हुए नहीं हैं, चलिए मान लिया। लेकिन जब वो स्कूल में जाएंगे, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, आप सोचिए जिस 5 साल के बच्चे के सामने ये सारी बातें की गई होंगी, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, वो क्या सोचेगा। अगर वो दोबारा उस स्कूल में चला भी जाता है तो उस स्कूल को अपना कितना समझ पाएगा, ये सोच के देखिएगा। और इसका बड़ा एग्जाम्पल जहां से है, वहां से तो हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर सारा नाटक जो शुरू हुआ था, हिजाब को लेकर शुरू हुआ था। हिजाब का मामला सारा का सारा ये था कि कई सारे स्कूलों ने, कॉलेजेस ने अपने यहां मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। इसी में से उडुपी कॉलेज बहुत फेमस हुआ था, और उडुपी कॉलेज के प्रिंसिपल थे रामकृष्ण बीजी, थे नहीं हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं जहां रामकृष्ण बीजी हिजाब पहनी हुई लड़कियों के सामने कॉलेज का गेट खुद बंद कर रहे हैं। जो काम कॉलेज के चौकीदार का है, जो काम पियून का है, वो काम प्रिंसिपल साहब खुद कर रहे हैं। नफरत में कितने अंधे हैं, ये बात आप देख सकते हैं। लेकिन खबर ये नहीं है, ये खबर तो पुरानी है कि उन्होंने उडुपी कॉलेज में जो हिजाब पहनी हुई लड़कियां थी उनको अंदर आने से रोका था। नई खबर यह है कि कांग्रेस की सरकार में उनको कोई सम्मान दिया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जिस आदमी में इतनी सांप्रदायिक नफरत हो और जिस चीज को मुद्दा बनाकर कांग्रेस चुनाव लड़ी हो, कांग्रेस ने कहा हो कि हिजाब पर रोक लगाना गलत है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा हो, और सिर्फ कहने का मामला नहीं है, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जो इस तरह की चीजों को गलत मानते हैं, जो बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं है, सेकुलर लोग हैं, जो देश में हिंदू मुसलमान एकता को सही मानते हैं। दरअसल ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। लेकिन होता क्या है कि आपके यहां कोई लोग ऐसे बैठे होते हैं जो ऐसे लोगों के सिंपैथाइजर होते हैं, और खासतौर पर इस प्रिंसिपल की तरह के लोग अपनी सरकार को खुश करने में लगे होते हैं, अपने काम में कम लगे होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हिजाब वाली लड़कियों पर दरवाजा बंद करके ये साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खुश कर रहे होंगे, और अब जो है ये कांग्रेस की सरकार को किसी और तरीके से खुश कर रहे होंगे, जिसके इनाम के रूप में इनको अवार्ड मिलने जा रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि ऐसे आदमी को कांग्रेस की सरकार में अवार्ड मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो ऐसे लोगों की पूछ होती है, लेकिन कांग्रेस भी अगर उस प्रिंसिपल को अवार्ड देगी जो हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों पर दरवाजा बंद कर रहा था, प्रतिबंध लगा रहा था, तो फिर उन लोगों के दिल पर क्या गुजरेगी
मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, उन हिंदुओं के दिल पे भी क्या गुजरेगी जो सेकुलरिज्म के चलते कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे। कांग्रेस नेतृत्व को इस पर सोचना चाहिए। और ये तो जो घटना है वो है ही। एक दूसरी घटना जो हिमाचल प्रदेश से आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनका पहले आप बयान सुन लीजिए, फिर मैं उस घटना पर और डिटेल में बात करता हूं। कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के लिए। तो ये अनिरुद्ध सिंह हैं, इनके बगल में जो बैठे हुए हैं वो मंडी से चुनाव हार गए थे विक्रमादित्य सिंह जी, जो वहां के राज परिवार वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं। वीरभद्र सिंह कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और आसंदी पे बैठे होंगे विधानसभा अध्यक्ष, वो भी कांग्रेस के हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी कांग्रेस के हैं। यानी हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां एक मंत्री खड़ा होकर जो कुछ कह रहा है, अगर एक बार स्क्रीन से यह हटा दिया जाए कि वो मिनिस्टर हैं, अगर एक बार स्क्रीन से यह हटा दिया जाए कि वो हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, तो उनके ये डायलॉग सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि ये शायद भारतीय जनता पार्टी के होंगे। ये डायलॉग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा भी मुसलमानों को कभी रोहिंग्या कहते हैं, कभी सीएए के चक्कर में उनको गिरफ्तार करके भिजवा देते हैं, कभी कहते हैं कि मियां लोगों को असम में डोमिनेट नहीं करने दिया जाएगा। यही भाषा तो बोलते हैं, यही भाषा तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, यही भाषा मध्य प्रदेश में बोली जाती है कि अगर भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना है। लगभग वही भाषा कांग्रेस के ये मंत्री बोल रहे हैं, सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं कि मस्जिद को 3 दिन में गिरा दिया जाएगा या गिरा देना चाहिए। जो बाहर से आ रहे हैं, क्या वो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूं उज्जैन की। उज्जैन में खुली सड़क पर, चलती फिरती सड़क पर, किसी बंद कमरे में नहीं, किसी सुनसान जगह पर नहीं, चलती फिरती सड़क पर एक महिला के साथ एक व्यक्ति बुरा काम करता है और दूसरा व्यक्ति उसका वीडियो बनाकर उसको वायरल करता है। उज्जैन में, जिसको धर्म नगरी कहते हैं, उज्जैन जहां पर नॉनवेज और बाकी सारी चीजें प्रतिबंधित हैं, क्योंकि वो महाकाल का शहर है। कहा जाता है कि महाकाल का शहर है, वो मंदिर है वहां पर। अगर आप लोग गए होंगे, मैं तो कई बार गया हूं उज्जैन, तो उसको धार्मिक नगरी कहा जाता है। वहां एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है खुली सड़क पे, एक हिंदू करता है, कोई रोकता नहीं है, कहीं से कुछ होता नहीं है। लेकिन हिमाचल में मंत्री जी इन सारी चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सारा खेल यह है कि इस देश में अल्पसंख्यकों के प्रति जो नफरत बढ़ी है, उसका फायदा हर आदमी उठा लेना चाहता है। इसीलिए मस्जिद के सामने प्रदर्शन होता है, जिस प्रदर्शन में सारे घटिया गंदे नारे लगते हैं। मंत्री जी को एक बार भी इस बात की चिंता नहीं होती है कि हिमाचल जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश में इस तरह के घटिया और गंदे नारे लग रहे हैं, वहां का माहौल सांप्रदायिक विद्वेष से भरा जा रहा है। इस पर मंत्री जी को चिंता नहीं होती। और इसीलिए शायद कांग्रेस से ऐसे लोग पहला मौका मिलते ही भारतीय जनता पार्टी में बड़े आराम से शिफ्ट कर जाते हैं और उसके बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी तो कांग्रेस से ही गए थे, यूथ कांग्रेस से थे, सारी ट्रेनिंग उनकी कांग्रेस की हुई होगी, गांधी और नेहरू को जिंदाबाद किया होगा। और अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जो कुछ कर रहे हैं, जितनी नफरत दिखा रहे हैं, उसको देखकर कई बार भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने और दूसरे मुख्यमंत्रियों को शायद शर्म आती होगी कि यार इतना गंदा तो हम भी नहीं बोल सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले तो एक बार समझ में आता है, एक बार लगता है चलो इनकी तो ट्रेनिंग ही वही हुई है, इनकी तो पूरी राजनीति जो है वो मुस्लिम विरोध पर आधारित है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जहां राहुल गांधी इस देश के हर मजलूम के लिए आवाज उठाते हैं, जहां राहुल गांधी ट्रेन में जब किसी को मारा गया था, ट्रेन में जब वो वृद्ध व्यक्ति थे उनको मारा गया था, उस पर उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था। हर घटना पर बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से सेक्युलर हैं। नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप देखते हैं, आप उनके ट्विटर हैंडल देख लीजिए, वो लड़ते हैं इस देश के दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, बाकी सब के लिए। लेकिन उसी पार्टी में कुछ बीजेपी के एजेंट ऐसा लगता है
छुप कर और घुस कर बैठे हुए हैं, जो न केवल अपनी पार्टी को शर्मसार करते हैं बल्कि देश के अंदर उस सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, बल्कि सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ाते हैं जिसका फायदा हमेशा भाजपा को मिलता है। इन्हें क्या लगता है कि अगर ये मुसलमान हिंदू करते रहेंगे तो इसका फायदा इनको मिल जाएगा, इनको वोट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। इसका फायदा जब भी आप सांप्रदायिक खेल खेलेंगे तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये एक नहीं 100 बार सिद्ध हो चुका है। लेकिन पाए जाते हैं, इस तरह के लोग पाए जाते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, कश्मीर में 370 हटाया गया था। 370 हटाने के बाद पहला आदमी जो कांग्रेस का खुल के समर्थन कर रहा था सरकार का, वो था ज्योतिरादित्य सिंधिया। और आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया न केवल कांग्रेस छोड़कर गए बल्कि बनी बनाई कांग्रेस की सरकार को उन्होंने गिरा दिया, और उसके बाद तब से लेकर आज तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इस देश में, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, विचारधारा की लड़ाई है, तो दो विचारधाराएं हैं। वो खुद कहते हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी की बात है। वो कहते हैं कि एक विचारधारा प्रेम की है, मोहब्बत की है, और दूसरी विचारधारा नफरत की है। ये वीडियो जो आपने देखा, आप बताइए ये प्रेम की भाषा थी या नफरत की भाषा थी? हो सकता है बाहर के लोग आए हों। क्या हिमाचल में बाहर के लोगों का बसना मना है? क्या हिमाचल में बाहर के अगर हिंदू जाते हैं तो भी आपको यही परेशानी होती है? बाहर मतलब कहां? पाकिस्तान से आए हैं, सऊदी अरब से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। भारत के ही किसी हिस्से से तो गए होंगे ना। अगर भारत के किसी हिस्से से, हम सब लोग अलग अलग जगहों पर, मैं रहने वाला यूपी का हूं, रहता दिल्ली में हूं। अगर आप दिल्ली में तलाश करना शुरू करेंगे तो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले तक जाएंगे तो दिल्ली में अगर 100 लोग रहते हैं तो 90 लोग आपको बाहर से आए हुए मिलेंगे। किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, बाहर से लोग आते हैं, नौकरी करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं। हमारे यूपी के और बिहार के जो मजदूर हैं वो बेचारे चूंकि अपने इलाकों में उनको नौकरी नहीं मिलती है तो दूसरे इलाकों में जाके नौकरी करते हैं, पंजाब में जाके काम करते हैं, हरियाणा में जाकर काम करते हैं, महाराष्ट्र में जाकर काम करते हैं, दक्षिण भारत में जाकर काम करते हैं। जहां काम मिलता है वहां जाकर काम करते हैं। कश्मीर से तो आपको बड़ी शिकायत थी कि वहां बाहरी लोग नहीं बस सकते हैं, तो आपने 370 और 35 से हटा दिया ताकि बाहरी लोग वहां जाकर बस सकें। लेकिन बाकी जगहों पर आप ये प्रतिबंध लगा रहे हैं बाहरी लोग ना आ सकें। तो कश्मीर से प्रॉब्लम आपको इसलिए थी कि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, उसमें हिंदू लोग नहीं बस पा रहे थे। और बाकी जगहों पे प्रॉब्लम यह है कि अगर मुसलमान आ जाए तो वो रोहिंग्या हो जाता है, वो बांग्लादेशी हो जाता है, वो न जाने कहां कहां का हो जाता है। और अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत की इतनी मजबूत सीमा को पार करके भारत में घुस रहे हैं तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि हमारी जो सेना है वो कहां है, हमारा बीएसएफ कहां है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, वो कैसे बांग्लादेशियों को या रोहिंग्या को या किसी और को अंदर घुसने दे रहा है? इस सवाल का जवाब तो केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए कि कैसे बाहरी लोग आ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन करना, ये करना, वो करना, सब ठीक है, पॉलिटिकल काम है, सरकारी काम है, आप करिए, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको तब परेशानी होती है जब मुस्लिम आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको तब परेशानी होती है जब मस्जिद बन रही है। मंदिर भी तो बन रहे हैं इस देश में, गली गली में मंदिर बन रहे हैं। हम जिन सोसाइटीज में रहते हैं उन किसी सोसाइटी की जो बेसिक प्लानिंग थी उसमें मंदिर नहीं था, लेकिन आज सारी सोसाइटीज में जो पार्क की जगह है वहां पर मंदिर बने आपको मिलेंगे। उसके लिए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कोई नमाज पढ़ ले ट्रेन के अंदर, कोई प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ ले, कोई सड़क पे पढ़ ले, कोई पार्क में पढ़ ले, तब आपको दिक्कत हो जाती है। हिमाचल में कितने मंदिर हैं, गली गली में मंदिर हैं, आपको कभी कोई समस्या नहीं हुई। सारे मंदिर प्राचीन तो नहीं है, नए मंदिर भी बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन मस्जिद बनी तो आपको समस्या हो रही है। और आप कांग्रेस में हैं जिसके नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। आप भाषण दे रहे हैं, विक्रमादित्य सिंह बैठ के सुन रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू सुन रहे हैं, आसंदी सुन रही है। इनमें से कोई तो कम से कम उठ के कहता कि भाई साहब जो ये आप भाषा बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, चुपचाप होकर आप बैठ जाइए और कम से कम सदन के अंदर इस तरह की नफरत फैलाने वाली बात मत करिए। कोई तो होता जो कर्नाटक सरकार को फोन करके कहता कि भाई उस आदमी को कम से कम सम्मान मत दो जो आदमी हिजाब पहनी हुई महिलाओं को अंदर घुसने दे रहा था। कोई तो होता जो तेलंगाना में जिस तरह का दंगा हुआ है उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता। आखिर क्या फायदा अगर कांग्रेस की सरकारों में भी यह सब होता रहेगा? तो एक बात तो याद रखिए, जो कट्टरपंथी लोग हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, लेकिन बहुत सारे जो लिबरल हैं जिनको लगता है कि नहीं, इस तरह की धार्मिक कट्टरपंथ की राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए, जो कांग्रेस की तरफ और विपक्ष की तरफ और इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीद लगाए देख रहे हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती है जब इस तरह की बातें होती हैं, ये बात भी कांग्रेस के नेतृत्व को सोचना चाहिए। अगर मेरी बात
कहीं भी पहुंच रही है, किसी भी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच रही है जो कांग्रेस के नेतृत्व तक पहुंचा सकता है बात, तो ये बात पहुंचाए कि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। देश में जब फांसीवाद का खतरा है, देश में जब नफरत का बोलबाला है, तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं। लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं अपना सब कुछ दांव पे लगा के। लेकिन आपके राज्यों में भी अगर यही सब होता रहेगा तो माफ़ कीजिएगा, कल को आपसे भी दिल टूटेगा और फिर क्या होगा इस देश में ये कोई नहीं जानता। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।